दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वो वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि अभी हम यहां पर बैठ के पेपर एनालिसिस की तैयारी कर रहे थे और कल आपको 3 बजे पेपर एनालिसिस मिलेगी जिसके अंदर मौज कट जाएगी मेरे भाई, मौज। बच्चे कहते हुए सर जी ये वाली लाइन बड़ी अच्छी लगती है। आज की जो इक्वेशन है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, उस पेपर एनालिसिस के अंदर आप देखिएगा ये लॉन्ग में आई हुई है 15 नंबर में मेरे भाई, यानी मोस्ट वांटेड है। और जितनी भी वीडियोस आपने देख डाली होंगी उसमें से सबसे सरल ये वीडियो होने वाली है। इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सर शुरू करते हैं, डिटेल में आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन काम करेगी मेरे भाई। देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा क्लासियस और क्लैपेरॉन दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये इक्वेशन दी क्यों है, तो किस तरीके से दी है, क्या क्या किया है वो आपको समझाते हैं। देखो, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फेज ट्रांजिशन। सर जी फेज क्या होता है भैया? ठोस अवस्था यार, ठोस है, द्रव है, गैस है। ठोस को भैया हमने गर्म करा, पिघलने लगा, द्रव बन गया, और गर्म करा, भाप बन के उड़ गया। तो भैया ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ठोस से गैस, सॉलिड से लिक्विड, से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में, इस तरीके से आपस में कन्वर्ट हो रहा है मेरे भाई। लिक्विड से गैस में, गैस से फिर लिक्विड में, लिक्विड से फिर सॉलिड में, ये जो कन्वर्ट हो रहा है तो किस तरीके से उसे आप एक्सप्लेन करोगे, उसके लिए इन्होंने दी इक्वेशन। तो सीसी इक्वेशन फेज ट्रांजिशन के बीच होने वाले एंट्रोपी चेंजेस के कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होती है। एंट्रोपी आपको पता होना चाहिए भैया, एंट्रोपी माने अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर। अभी देखो भैया बिल्कुल सावधान, एंट्रोपी ना के बराबर जीरो है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अब क्या किया, डांस करना शुरू कर दिया, एंट्रोपी बढ़ गई मेरे भाई। यानी एंट्रोपी को लिखते हैं एस से, और एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो जब कभी ठोस द्रव में बदलेगा, यानी सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गैस में बदलेगी, तो ये किस तरीके से एंट्रोपी चेंज होगा, किस तरीके से संख्याएं जो मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ेंगी, घटेंगी, दूर जाएंगे, पास आएंगे, इसे बताएगी मेरे भाई ये इक्वेशन। फेज चेंजेस कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे सॉलिड मेरे भाई लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकती है, सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर सॉलिड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, पहले ज्यादा सॉलिड था, थोड़ा भैया कम सॉलिड हो गया, यानी परिवर्तन हो गया कुल मिला के। जैसे हम कहते हैं कोयले को जला दो, राख बना लो, तो कोयला भी सॉलिड है, राख भी सॉलिड है, लेकिन कन्वर्ट होगा ना एक दूसरे में। तो उस तरीके से मेरे भाई ये अवस्था चेंज होती है। ठीक, सीसी इक्वेशन फेज चेंज इक्विलिब्रियम की स्टडी के लिए यूजफुल होती है, यानी किस तरीके से फेज चेंज हो रही है, किस तरीके से मेरे भाई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मेक श्योर कि आप किस तरीके से इस इक्वेशन को पढ़ेंगे। समझो, डेरिवेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन। इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, फिर क्लासियस ने उसमें थोड़ा और ऐड कर दिया, तो वो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हो गई। और फिर उसका इंटीग्रेटेड लॉ निकाल के एप्लीकेशन भी निकालेंगे, क्योंकि मेरे भाई पेपर में ये पूरा आया हुआ है 15 नंबर में। चलो सीखो, यदि दो फेज ए और बी हैं, मान लिया वो ठोस या द्रव हो सकते हैं, द्रव या गैस हो सकते हैं, यानी ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में, तो हम ए को बी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से, ध्यान से सब लोग समझना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें शायद आपको ना पता हो, पुराने सेमेस्टर्स में आपने सही से ना पढ़ी हो, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। सुनो, माना दो फेज ए हैं, बी हैं इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में, यानी ए जो है मेरे भाई वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में कन्वर्ट हो रहा है। तब क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है ए की और इसकी जो एनर्जी है बी की, साम्य अवस्था की कंडीशन में, रिवर्सिबल की कंडीशन में एनर्जी भी बराबर होगी। उस एनर्जी को कहेंगे गिब्स एनर्जी। क्या कहेंगे भैया? गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, गिब्स एनर्जी है तो उसे जी से लिखते हैं। ए की एनर्जी कितनी होगी, जी ए। ऐसे मेरे भाई इसकी एनर्जी कितनी होगी, जी बी। तो जी ए और जी बी जो है वो आपस में रिवर्सिबल होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में, तो जो इनकी एनर्जी है वो भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगी। यानी एक तरीके से इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था। जितनी तेजी से इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उतनी ही तेजी से इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, तो हम लोग ए को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, बी में, तो हमने ए को कन्वर्ट बी में करा, बी को ए में करा। इसकी एनर्जी जी ए जो है रिवर्सिबल होगी किसके, जीवी के। ठीक, अब हमने क्या लिखा, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था पर दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या होती साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम क्या होता, सुनो, जब अग्र अभिक्रिया की दर यानी फॉरवर्ड रेट की रिएक्शन और पश्च अभिक्रिया की दर यानी बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का जो रेट है वो बराबर होता है, तब उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम मेरे भाई। इसका मतलब परिवर्तन जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि अग्र और पश्च दोनों बराबर होंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तब हमने क्या लिखा कि जी ए माइनस जी बी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। जी बी को उधर ले जाएंगे, तो जी ए बराबर
किसके हो जाएगा, जीबी के हो जाएगा। ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने क्या माना, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी को कन्वर्ट कर सकते हैं ए में, इसकी एनर्जी होगी जीए, इसकी एनर्जी होगी जीबी। इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होंगे, यानी कोई चेंज नहीं होगा। एनर्जी में तो डेल्टा जी 0 होगा, इसका मतलब जीए माइनस जीबी 0 होगा, यानी इक्विलिब्रियम पे जीए और जीबी आपस में बराबर होंगे मेरे भाई। ये पहली कंडीशन हमने लगा दी, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहली कंडीशन लगाई, जीए जीबी को बराबर निकाली। अब हमने क्या किया, अब हमने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, गर्म करा। तो जब गर्म करेंगे तो फिर मेरे भाई मॉलिक्यूल हलचल होनी शुरू होगी। मॉलिक्यूल्स में हलचल होगी तो एनर्जी भी थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी। किस तरीके से एनर्जी बढ़ेगी जरा देखना। तो हमने लिखा यदि सिस्टम का टेम्परेचर dt बढ़ा दें तो गिब्स फ्री एनर्जी भी dg अमाउंट का चेंज हो जाता है। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती। कितनी बड़ी भाई, ये देखो फेज ए के लिए पहले ga थी, प्लस का dga और बढ़ गई। ऐसे मेरे भाई बी के लिए gb थी, अब dgb और बढ़ गई। ठीक, फिर वही कंडीशन है, इक्विलिब्रियम फिर आ जाएगी। इक्विलिब्रियम पे GA प्लस DGA और GB प्लस DGB आपस में साम्यावस्था में होंगे। फिर हमने लिखा एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर ये दोनों भी बराबर होंगे भाई। साम्यावस्था का मतलब याग्र की दर पश्च के बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों बराबर होंगे। जी अब देखो DGA DGB ऐसे ही चल रहा है, और GA बराबर GB हम लोग पहले निकाल चुके हैं। देखो कहाँ निकाला, GA बराबर निकाल चुके हैं GB के। तो जब GA और GB बराबर है भाई तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा खाली DGA और DGB बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर बना ली हमने 2, बिल्कुल कठिन नहीं है। सबसे पहले एक हमने रिलेशन माना, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ठीक, अब हमने क्या करा बताया, इक्विलिब्रियम पे जी और जी भी बराबर होंगे। फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ी एनर्जी भी बढ़ गई। मान लिया एक डीजीए बढ़ गई, एक डीजीबी बढ़ गई, दोनों को बराबर रख दिया। जीए जीबी बराबर थे, कट गए, डीजीए और डीजीबी आपस में बराबर आ गया मेरे भाई। ठीक, अब यहां से कुछ इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे जो शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, कोई बात नहीं, आज सिखाते हैं आपको। सुनो, सबसे पहले एज वी नो, जैसा हम जानते हैं भैया, जी बराबर होता है यू प्लस का पीबी माइनस का टीएस। जान पहचान कराते हैं। जी माने है गिब्स एनर्जी यानी गिब्स ऊर्जा, यू माने है इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, पी माने है प्रेशर यानी दाब, वी माने वॉल्यूम, टी माने टेम्परेचर, एस माने एंट्रोपी यानी अव्यवस्था। आपको बता चुके हैं। ठीक है भाई, इसका हम लोग क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो भैया हमने इसका ऑन डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करेंगे, जी का डिफरेंशिएशन डीजी हो गया, यू का भैया डीयू हो गया, पीबी क्या है, 2 फंक्शन है, सबको पता होना चाहिए। नहीं पता बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो भैया पहले एक को रोक लेते हैं, दूसरे का कर देते हैं डीबी यानी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी पहले को रोक लेते हैं, दूसरे का कर देते हैं प्लस, दूसरे को रोक लेते हैं, पहले का कर देते हैं माइनस लगाया। ऐसे ही पहले को रोका, दूसरे का करा प्लस, दूसरे को रोका, पहले का करा। सर जी आपने तो यहाँ माइनस लगा दिया, कहे तो आप प्लस रहे हो, भैया बाहर माइनस चल रहा है, ये इस तरीके से होगा। लेकिन जब ये माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो अंदर जाके प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमें रिलेशन पता है कि गिब्स एनर्जी का मान जी बराबर होता है यू प्लस पीबी माइनस का टीएस। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब जो सेकंड लॉ होता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम होता है टीडीएस बराबर डीक्यू। रिवर्सिबल को छोटा लगा रखा है, रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय रिएक्शंस हो रही हैं, यानी इधर से इधर बना सकते हैं, इधर से इधर बना सकते हैं। तो टीडीएस बराबर होता है डीक्यू। ठीक, डीक्यू एनर्जी है, डीएस एंट्रोपी चेंज है, और टी क्या है, टेम्परेचर है मेरे भाई। ठीक, और फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई, फर्स्ट लॉ होता है डीक्यू बराबर डीयू प्लस पीडीबी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो टीडीएस 2 लॉ हमने इस्तेमाल करें। ऊष्मागतिकी आपने 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी, यहां भी सुनो। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, टीडीएस बराबर डीक्यू। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या होता है, डीक्यू बराबर डीयू प्लस पीडीबी। इस डीक्यू का मान यहां रख देंगे तो बताओ इधर क्या आएगा, टीडीएस आएगा, यहां क्या आ जाएगा, डीयू प्लस पीडीबी। दोनों यानी हमने दोनों नियम का इस्तेमाल करा, दोनों को मिला के टीडीएस का मान हमने निकाल लिया। हमारी ये वाली क्वेश्चन चल रही डीजी बराबर डीयू प्लस पीडीबी प्लस बीडीपी माइनस का टीडीएस। इस टीडीएस की जगह पे हम लोग मान रख देंगे। क्या मान रखेंगे भैया, टीडीएस की जगह मान रखेंगे डीयू प्लस पीडीबी। तो हमने मान रख दिया, मान रखा तो आया डीजी बराबर डीयू प्लस पी, सब ऐसे चल रहा है। टीडीएस की जगह रख दिया डीयू माइनस का पीडीबी। फायदा ये हुआ डीयू से डीयू कैंसिल हो गया, पीडीबी से पीडीवी कैंसिल हो गया। क्या बचा, बचा बीडीपी माइनस का एसडीटी बचा मेरे भाई। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने लिखा कि भैया ये तो हमने डीजी का नॉर्मल मान निकाल लिया है, ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि डीजीए का मान डीजीबी के बराबर है, जीए का मान जीबी के बराबर है। तो उस इक्वेशन का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमने 2 कंडीशनें बना ली भाई। पहली कंडीशन में लिखा डीजी को डीजीए, यानी यहां पे हो जाएगा बीए, डीपी तो ऐसे रहेगा चेंज है, एस का हो जाएगा ऐसे, और डीटी ऐसे रहेगा चेंज है, ऐसे डीजीबी निकाल लिया। हमें मालूम है जीए और जीबी का मान बराबर है, तो हमने इक्वेशन 2 से दोनों का मान बराबर कर दिया। जब हमने मान बराबर कर दिया तो भैया इसका मान
रख दिया ये वाला, इसका मान रख दिया ये वाला, यहां से मेरे भाई डीपी कॉमन है। कैसे? इसे ले आए हम लोग इधर, देखना भैया डीपी वाला आइटम एक साइड कर लिया हमने, इसे ले आए हम लोग इधर, डीपी कॉमन आ गया, बीए आया, माइनस का बीबी आया, इसे ले गए हम लोग उधर, डीटी कॉमन आया, ऐसे आया, माइनस का एस बी आया, dt को भैया नीचे ले आया, dp के नीचे dt ले आया, यानी dp बटे dt आ गया, ऐसे माइनस एस बी परिवर्तन है तो इसे डेल्टा एस लिख दिया, ba माइनस बीबी परिवर्तन है तो इसे डेल्टा बी लिख दिया। इसे बना दी क्वेश्चन नंबर 6 और यही मेरे भाई क्लैपेरॉन की क्वेश्चन बन जाएगी। कैसे? यहां पे लिखा फ्रॉम सेकंड लॉ बराबर होता है डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपान टी, या डेल्टा क्यू को डेल्टा एच अपान टी भी लिखते हैं मेरा भाई, ठीक है। तो जब डेल्टा एस की जगह पे डेल्टा एच अपान टी रखेंगे तो डीपी अपान डी ऐसे आ जाएगा, डेल्टा एस की जगह पे डेल्टा एच अपान टी आएगा, इनटू में डेल्टा वी आएगा, और ये कहलाएगी मेरे भाई क्लैपेरॉन इक्वेशन। डेल्टा एच क्या है? मोलर एंथैल्पी कहलाती है, टी बराबर क्या है? टेम्परेचर कहलाता है, ठीक। तो अभी ये सिर्फ क्लैपेरॉन इक्वेशन आई है, बी क्या है? डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है, ठीक। अब क्या हुआ? क्लासियसनेस में थोड़ा सा अपना और खुरापात दिखाई, थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दी। एक बार आप करोगे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्लासियस ने क्या करा? केवल लिक्विड में वेपोराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने कहा बाकी तो सब तुम सब कन्वर्ट करो जाके, सॉलिड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को वेपर में, वो तुम कर लो जाके, हम खाली लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, उबालेंगे भाप बनाएंगे, उबालेंगे भाप बनाएंगे। बोले अच्छा कैसे? लो, इन्होंने कहा तुमने जो इक्वेशन दी है बहुत अच्छी है। क्या इक्वेशन दी इन्होंने? अभी हमने देखो ऊपर प्रूव करी। क्या प्रूव करी बताओ? डेल्टा पी अपान डेल्टा डीपी अपान डी बराबर डेल्टा एच अपान टी डेल्टा बी। इनने कहा यहीं से शुरू करेंगे हम, खाली बढ़ाएंगे। वो इक्वेशन क्लैपेरॉन ने क्लासियस क्लैपेरॉन का है, क्यों? क्योंकि हम भी उसमें मेरे भाई साथ देंगे। तो ये इक्वेशन उनने उतार ली। फिर इनने क्या कहा? फॉर वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, अगर बाष्प बन के उड़ रहा है तो बाष्प क्या होगी? लिक्विड से वेपर बनेगा भैया। अब ध्यान से समझना, लिक्विड मतलब पानी इतना सा होएगा, लेकिन अगर उसकी भाप बनाए तो अंधा आयतन घेरेगा मेरे भाई, वो बहुत आयतन होएगा वेपर का। तो इन्होंने कहा कि भैया जो लिक्विड का आयतन है, ध्यान समझना, डेल्टा बी यानी परिवर्तन बराबर क्या होगा? वेपर का आयतन माइनस लिक्विड का आयतन। तो यहां पर जो ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, इसे सही कर लेना आप। ये क्या है? बीबी है। बीबी क्या है? आयतन किसका है? वॉल्यूम ऑफ वेपर है। वीएल क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। लेकिन कंडीशन वही है, लिक्विड पानी होगा इतना सा, जरा सा आयतन है, जब वो भाप बनेगा तो बहुत जगह घेरेगा, अणु अंधाधुंध गति करेंगे मेरे भाई। तो इसका जो वॉल्यूम वेपर वाला है ये बहुत ज्यादा होगा, लिक्विड वाला जो है वो बहुत कम होगा। तो हम लोग लिक्विड वाले को छोड़ देंगे, वीएल इज निग्लिजिबल, ना के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ वॉल्यूम लेंगे वेपर वाला, क्योंकि बाष्प बनेगी तो बहुत सारा वॉल्यूम बनेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जिन्होंने क्लैपेरॉन वाली इक्वेशन थी, बाकी सब वैसे ही रहने दिया। बस क्या किया? यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे वीवी रख दिया कि बोले जब भाप बन जाएगी तो भाप वाला आयतन ज्यादा हो जाएगा, लिक्विड वाला ना के बराबर होगा, उसे छोड़ देंगे हम लोग। छोड़ दिया इन्होंने, वीवी लिख दिया, ठीक। गैसों का समीकरण आपने पढ़ रखा, आइडियल गैस इक्वेशन, पीबी बराबर आरटी होता है। यहां से भैया बी बराबर आरटी बटे पी हो जाएगा। बीबी क्यों चला रहा है? मतलब वेपर के लिए। बीबी का मान यहाँ पे रख देंगे, रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डीपी अपान डी बराबर डेल्टा एच इंटू पी अपान आर टी स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से डीपी पी को ले आए नीचे, डीपी अपान पी बराबर आ गया डेल्टा एच डी टी अपान आर टी स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई। सभी को पता है, नहीं पता है तो पता कर लो, मैथ वाले बच्चों को पता होगा, बायोलॉजी वाले नहीं पता, कोई बात नहीं। 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन होता है लॉग एक्स, ठीक है। उसी तरीके से 1 अपान पी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा लॉग पी। तो हम लोगों ने क्या करा? अब यहाँ पे निशान तो कुछ चल नहीं रहा, नीचे डीपी वगैरह चल नहीं रहा था, तो डीपी अपान पी को हम लोग लिख सकते हैं डी लॉग पी। ये फार्मूला है मेरे भाई, ठीक। डीपी अपान पी को क्या लिख दिया? डी लॉग पी। डेल्टा एच ऐसे रहा, आर ऐसे रहा, dt ऐसे रहा, टी स्क्वायर ऐसे रहा मेरे भाई। ये जो इक्वेशन नई बन के आई है, दिस इज क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, यानी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है और इक्वेशन को बढ़ा के बना दिया क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। फिर आपसे पूछ सकता है इंटीग्रेटेड क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, तो समाकलन का मतलब होता है भैया ऐसे करके एक सांप का निशान लगा देते हैं, ठीक। सांप का निशान लगाया, मान लिया पहले दाब P1 था, बाद में P2 हो गया। जब दाब P1 था तो टेम्परेचर T1 था, बाद में T2 हो गया। जो भैया नियतांक होता है उसे बाहर लिख लेते हैं, तो डेल्टा एच बटे आर नियतांक है, बाहर लिख लिया। अब क्या करेंगे? सरल भाषा में समझो, ये डी काहे का निशान था? अवकलन का। ये सांप काहे का निशान है? समाकलन का। सांप डी को खा जाएगा। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप ऐसे समझो। हम सरल भाषा में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चे भी होंगे। तो इंटीग्रेशन से डी खत्म हो जाएगा, लॉग पी बचेगा। देखो आपको लिख के दिखाते हैं कैसे बचेगा।
ऐसे बचेगा, सिर्फ log p बचेगा। और भैया जो लिमिट चल रही होती है ऊपर नीचे, जो ऐसे लिखा हुआ है इसे लिमिट कहते हैं कि यहाँ शुरू करा यहाँ खत्म करा, अवकात कहते हैं। ऊपर वाली लिमिट को ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाली लिमिट को नीचे लिख देते हैं। लिमिट लगाते समय पहले ऊपर वाला मान रखते हैं, माइनस लगा के नीचे वाला मान रखते हैं। तो पहले ऊपर वाला मान रखा log p2 माइनस नीचे वाला मान रखा log p1 बराबर में डेल्टा h बटे r रख दिया। डेल्टा h बटे r ऐसे रहा, कोई दिक्कत नहीं। टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -2। फिर देखो जब समाकलन करते हैं इस तरीके के मेरे भाई किसी का, तब क्या करते हैं +1 जोड़ देते हैं और जो आया होता है उसी को नीचे लिख देते हैं। ऊपर वाली लिमिट को ऊपर रख दिया, नीचे वाली लिमिट को नीचे रख दिया मेरे भाई, ठीक। अब क्या करेंगे log p2 माइनस log m माइनस log n जब चल रहा होता है तो ये फार्मूला हो जाता है log m अपान n, यानी दोनों मिलके एक हो जाएंगे। तो log p2 बटे p1 हो गया, डेल्टा h बटे r ऐसे ही रहेगा। माइनस का 2 में से 1 गया, बचेगा -1। यहाँ पे माइनस के 2 में गया 1, माइनस टी की पावर -1 होगा। टी की पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस के 1 यानी 1/t। सर जी -1 तो नीचे है, अरे नीचे लगाओ ऊपर लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाली लिमिट ऊपर चल रही है, नीचे वाली लिमिट नीचे चल रही है। हमने आपको बताया लिमिट लगाने का तरीका ये होता है, पहले ऊपर वाला मान, तो माइनस तो हमने इसके संग में बाहर लिख दिया, माइनस डेल्टा h अपान r। ऊपर वाला मान पहले लिख दिया t की जगह t2 माइनस नीचे वाला मान रख दिया 1/t1 रख दिया, ठीक। तो log p2 अपान p1 बराबर आ गया माइनस का डेल्टा h अपान r। इसका एलसीएम लेंगे तो t1 इधर आएगा, t2 उधर जाएगा, नीचे t1 t2 आएगा। ये इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गई मेरे भाई। इक्वेशन 11 इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसके मेरे भाई अगर एप्लीकेशंस पूछोगे क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं डेल्टा h, यानी हम लोग एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से मेरे भाई दाब का प्रभाव पड़ता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, वो पता कर सकते हैं। दिस इक्वेशन यूजफुल इन स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कितने पे कोई चीज उबलती है मतलब बॉइल करती है और कितने पे जमती है यानी फ्रीज करती है, इसे भी हम इस एप्लीकेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कोई जल्दीबाजी नहीं करी है, बहुत आराम समझाया है, पूरा डिटेल में अगर आपने समझ लिया है तो अब आपको क्या करना है, एक बार खुद रजिस्टर पे कॉपी और पेन लेके करना है बैठ के। जो अच्छे टॉपिक्स हम करा चुके हैं उन्हें हमने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है और यहाँ एप्लीकेशन पे भी ऐड कर दिया है। मान के चलिए 7 से 8 दिन के अंदर आपका पूरे का पूरा जितना सिस्टम है सब बना के पेपर एनालिसिस करा के खत्म कर देंगे अक्टूबर के खत्म होने तक। अगर आपके मिड टर्म है, पेपर है या कुछ भी है, आराम से जाके आप पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रह गई फिजिक्स की बात, फिजिक्स पे भी अंधाधुंध तरीके से लगा हुआ है। कल हमने यहाँ पे छुट्टी रखी हुई है ऑफलाइन की, क्यों, ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट दे पाएं। उसके अलावा दशहरे की छुट्टी रहेगी और इस तरीके से काफ़ी छुट्टियां इधर जब पड़ रही हैं उन्हें मैनेज करके और सारे का सारा काम आपका 10-12 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा है। पेपर एनालिसिस की तैयारी है, यहाँ पे बैठ के अभी हम लिख रहे थे। कल आपको 3 बजे हम एक पेपर एनालिसिस देने वाले हैं मेरे भाई, जो आपके बहुत काम की होगी और आपको लगेगा कि इस पेपर के अंदर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।